फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले आएगा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर हम चेंज करते हैं, उसको इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसको हम स्टडी करेंगे इंडिविजुअली अंडर द टॉपिक रेट लॉ, ठीक है। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में अगर हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज किया है या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया है, इंक्रीज किया, व्हाटएवर वी हैव डिड विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो उसकी स्टडी हम किस में करेंगे, रेट लॉ में करेंगे। सेकेंड जो आएगा वो क्या आएगा, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। अगर हमारे रिएक्टेंट की स्टेट क्या है, उसके बेस पे स्पीड ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना हो, तो अगर हमारा कोई रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, यानी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगी। अगर कोई रिएक्टेंट हमारा लिक्विड स्टेट में है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, और अगर कोई रिएक्टेंट हमारा सॉलिड स्टेट में है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगी। यानी वो रिएक्टेंट जो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं उनकी रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा हाई रहती है। वो रिएक्टेंट जो हमारे लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं उनकी रेट ऑफ रिएक्शन कम रहती है, और वो रिएक्टेंट जो हमारे सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं उनकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होती है, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या आएगी, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सो अगर हम रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगी, राइट। सरफेस एरिया इंक्रीज करने पे रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन हमारी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि अगर कहीं पर सरफेस एरिया हमारा कोई रिएक्टेंट पार्टिकल फॉर्म में है, तो पार्टिकल फॉर्म में अगर वो प्रेजेंट होगा तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। अगर वो पाउडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो पाउडर्ड फॉर्म में क्या होगा, वहां पर जो रिएक्टेंट है उसका सरफेस एरिया ज्यादा एक्सपोज हो रहा होगा। सिंस पाउडर फॉर्म वाले का सरफेस एरिया ज्यादा एक्सपोज हो रहा होगा, दैट्स व्हाई पाउडर्ड फॉर्म जो रिएक्टेंट है वो हमारे बेटर एग्जांपल होंगे। जैसे कि चारकोल है, तो चारकोल हमारा कोल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सिंस ये कोल की फॉर्म में है तो कोयला हमारा जो है यानी कोल की फॉर्म में भी हो सकता है, एंड कोल जो है वो हमारा पाउडर यानी चारकोल की फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर कोल हमारा चारकोल की फॉर्म में होगा तो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो हाई रहेगी, और अगर कोल हमारा कोल की फॉर्म में होगा, पार्टिकल की फॉर्म में होगा, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन हमारी कम रहेगी। थर्ड है हमारे पास कैटलिस्ट, ठीक है। फिफ्थ है हमारे पास टेम्परेचर। ये तीन टॉपिक हम लोग अलग से पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या फर्क पड़ता है, कैटलिस्ट का क्या फर्क पड़ता है, और टेम्परेचर क्या फर्क पड़ता है। स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और सरफेस एरिया के दोनों जो इफेक्ट है वो यहीं से देखने हैं। अगर हमारा रिएक्टेंट गैसेस स्टेट में है तो वो हाईली रिएक्टिव होगा, लिक्विड स्टेट में है तो वो कम रिएक्टिव होगा, सॉलिड स्टेट में है तो वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। सिमिलरली अगर सरफेस एरिया रिएक्टेंट का हम बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन उसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग यहां से देखते हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। सॉरी, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेट लॉ। रेट लॉ के लिए हम लोग लास्ट ईयर एक लॉ पढ़े थे, दैट लॉ वाज लॉ ऑफ मास एक्शन। इट वाज इन क्लास 11 इन इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट दैट, जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन था ये क्या बोलता है, जो हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन था ये हमारा ये लॉ बोलता है, सॉरी, ये हमारा ये बोलता है कि अगर हमारे पास किसी भी रिएक्शन की रेट की बात हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी रिएक्टेंट के एक्टिव मास की, ठीक है। किसी भी रिएक्शन की जो रेट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन वही जो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या ये हमारे डायरेक्ट रिलेशन में होगी किसके, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के। एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से, दैट डिनोट एक्टिव मास एंड
प्रिसाइजली बोले तो ये क्या होता है यहाँ पे, मोलैरिटी और अदर कंसंट्रेशन यूनिट। ठीक है, तो जो किसी भी रिएक्शन की हमारी रेट होगी यानी रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के, दैट इज, और एक्टिव मास को हम किससे डिनोट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से। सो इस बेस पे अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक रिएक्शन है R2P, जहां पर रिएक्टेंट हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी R, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के। स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ क्या डिनोट करता है, एक्टिव मास, R मतलब रिएक्टेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट R के। राइट, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। नाउ अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देता हूँ तो एक कांस्टेंट K आ जाता है, वी कॉल दिस K एज rate constant, or we call this velocity constant. And this equation where we have expressed R is equal to KR is called rate law. तो अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है R is equal to P, यहाँ पर हम R को लिख सकते हैं, इज इन द डायरेक्ट रिलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इन द डायरेक्ट रिलेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। R is equal to क्या हो जाएगा, K into R। जब R is equal to K into R होगा तो R हमारा ये वाला जो रिलेशन होगा ये किसको डिनोट करेगा, रेट लॉ को डिनोट करेगा। K को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट, और S को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट। सबसे पहले तो रेट लॉ की डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या होती है, ठीक है, ये एग्जाम में आपसे पूछी जा चुकी है। सो रेट लॉ की डेफिनेशन को हम यहाँ पे कैसे लेके आएंगे, हम इसको फॉर्मूले से निकालते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और आपके पास एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट है। तो जब हम रेट लॉ की बात करेंगे तो हम इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज, रेट लॉ को हम कैसे लेंगे, रेट लॉ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट एंड एक्टिव मास। ठीक है, यानी वो लॉ जो आपको रिलेशन बताता हो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ, उसको हम क्या बोलेंगे, रेट लॉ। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, रेट लॉ डिनोट द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट, रेट एंड द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट कांस्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ। रेट कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से K इज इक्वल टू इसको ले लेते हैं R अपॉन R, और इफ आई से दैट R क्या हो गया हमारा 1 मोल पर लीटर, सो इस केस में रेट कांस्टेंट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, R के। इफ आई से दैट कि रेट कांस्टेंट जो है वो हमारा K क्या हो गया, R अपॉन R, और डिनोमिनेटर वाले R को मैं बोल दूं कि ये हमारा 1 मोल पर लीटर है, सो वी कैन से दैट कि K इज इक्वल टू क्या हो गया, R, दैट इज रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, रिएक्शन रेट के, एंड रिएक्शन रेट दैट K एंड R सेम है। तो इस केस में अगर हमें रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना पड़े, दैट डेफिनेशन इज आल्सो आस्क्ड। सो कैसे लिखेंगे, द रेट कांस्टेंट is equal to the reaction rate if the active mass of reactant is 1 mole per liter, right? तो यहाँ तक कोई इशू है तो बताएं भी आप। ठीक है, यहाँ तक केवल थ्योरेटिकली, थ्योरी वाइज देखना था आपको, नथिंग इंपॉर्टेंट टिल नाउ अदर देन डेफिनेशंस। असली कहानी शुरू होती है अपने पास जब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बदल जाती है, इससे कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन Ma प्लस NB इक्वल टू PC प्लस QD हो। नाउ अगर हमारे पास एक्चुअल रिएक्शंस हो तो एक्चुअल रिएक्शंस में क्या रहेगा, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट तो रहेगा ही रहेगा, और रिएक्शन भी हमारी बदल जाएगी। तो इस केस में जब हम R लिखेंगे यानी रेट लॉ, तो हम कैसे लिखेंगे, पिछली बार की तरह R इज इक्वल टू K लेंगे, और इसके साथ में A लेके आएंगे और B को भी लेके आएंगे। A क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट, B क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट, M और N यहाँ पर क्या होगा, इसकी पावर में आ जाएगा। ठीक है, सो कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन अगर हमारे पास Ma प्लस NB प्लस C की फॉर्म में है, तो उसमें R इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, A पावर M एंड B पावर N, राइट। एक्चुअल में रेट लॉ हमारा यही होता है, एंड इस केस में M एंड N मस्ट बी प्रैक्टिकली फिक्स्ड। अगर ये प्रैक्टिकली फिक्स्ड वैल्यू है तब तो R इज इक्वल टू K इंटू AP पावर 1 को हम रेट लॉ बोलेंगे। अगर ये हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है,
तो इसको हम रेट एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड रेट एक्सप्रेशन। सो रेट लॉ के केस में क्या होता है, अगेन कहानी वही है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई, अगर आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो अगेन हम यहाँ से कहाँ से निकालेंगे, r इज इक्वल टू के इंटू ए पावर एन बी पावर एन। सो यहाँ से क्या होगा, r इज इक्वल टू के ए, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट विद सम रेज्ड पावर। और यहाँ पे पावर आपकी कैसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकली फिक्स। इफ दिस पावर्स आर प्रैक्टिकली फिक्स तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये क्या हो गया हमारा रेट लॉ। एंड इफ दिस पावर आर थ्योरेटिकल वैल्यू देन हम इसी लॉ को क्या बोल देंगे, रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जो हमारी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमें यही सब करना है। बट नोट दैट कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन गिवन है, जैसे कि हमारे पास ये रिएक्शन है, 2 अमोनिया इक्वल टू N2 प्लस 3H2। अगर हम इस रिएक्शन को देख के लिखते हैं, ये रिएक्शन हमारी प्रैक्टिकल रिएक्शन, हाइपोथेटिकल रिएक्शन ना होकर के ये रिएक्शन हमारी कैसी है, प्रैक्टिकल रिएक्शन। तो अगर हमारे पास प्रैक्टिकल यानी ओरिजिनल रिएक्शन है तो फिर इस केस में इसके लिए अगर हम रेट लॉ लिखते हैं तो इसको देख के हम रेट लॉ कैसे लिख देंगे, NH3 पावर 2, जो एक्चुअल में हमारा कैसा होगा, गलत होगा। हाइपोथेटिकल रिएक्शन के लिए तो आपने इसको देख के लिख दिया, दैट्स राइट। बट अगर हमारे पास रिएक्शन हाइपोथेटिकल ना होकर के कैसे रिएक्शन हो, प्रैक्टिकल रिएक्शन। अगर रिएक्शन हमारी प्रैक्टिकल है तो कभी भी हम रिएक्शन को देख के उसका रेट लॉ नहीं लिखेंगे, क्योंकि वी आर यूजिंग द वन टर्म हियर, इट मस्ट बी प्रैक्टिकली फिक्स्ड। ठीक है, सो हमने जब रिएक्शन को देखा है तो हमने यहाँ पर क्या किया है, R इज इक्वल टू के NH3 पावर 2 लिख दिया। नाउ जो हमने पावर 2 लिया है ये हमने 2 प्रैक्टिकली फिक्स तो किया नहीं, क्योंकि ये तो हमने रिएक्शन देखी, डायरेक्टली यहाँ पे 2 को यूटिलाइज कर दिया। जब हमने यहाँ पे डायरेक्टली 2 को यूटिलाइज किया तो ये वैल्यू कैसी होगी, हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू। तो अगर ये हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है तो थ्योरेटिकल वैल्यू के केस में क्या होगा, ये वाला जो हमारा फॉर्मूला होगा वो कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, हमने प्रैक्टिकली इसको देखा है। कुछ रिएक्शंस के लिए प्रैक्टिकल आपको याद रखना पड़ेगा और जिसमें से ये भी एक है। तो प्रैक्टिकली हम ये देखेंगे कि यहाँ पर के NH3 की पावर 2 ना होकर के अमोनिया की पावर कितना रहता है, यहाँ पे 0 रहता है। तो अगर हम डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया को कंसीडर करते हैं तो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया में 2NH3 इक्वल टू NH3 प्लस 2 दिखेगा। बट एक्चुअल में जब आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो एक्चुअल में क्या होगा कि R इज इक्वल टू के NH3 पावर 2 ना होकर के अमोनिया की पावर कितना मिलता है, हमें 0 मिलता है। तो एग्जाम में अगर ये वाली रिएक्शन के लिए रेट लॉ पूछा जाए तो आपको ये लिखना है। ठीक है, और ये वैल्यूज आपको याद रखनी है बिकॉज ये आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द रेट लॉ फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस केस में हमने थ्योरेटिकल लिखा तो गलत होगा, प्रैक्टिकल लिखा तो सही होगा। ठीक है, दिस इज द स्पेशल केस क्योंकि ये अपने सिलेबस में है। अगेन दूसरी रिएक्शन में देखते हूँ, H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। अब अगर हमारे पास H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl की रिएक्शन है और यहाँ पर हमने यहाँ साइन दे दिया है किसका, सनलाइट का। तो जितनी भी रिएक्शन में ये सनलाइट के साइन के साथ हो रही होंगी थ्रू आउट द सिलेबस, जितनी भी आपके पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस होंगी, यानी जिसमें जितनी भी फोटोकेमिकल होंगी जिसमें सनलाइट का साइन लगाओ, उसमें आपकी जो रेट है वो केवल डिपेंड करेगी किसके ऊपर, HNu के ऊपर। राइट, ठीक है। अगर कोई भी रिएक्शन हो जिसमें सनलाइट का साइन लगाओ तो R इज इक्वल टू क्या रहेगा, KHNu रहेगा। यहाँ पर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको सिंपली इतना याद रखना है कि अगर यहाँ सनलाइट का साइन है तो हमारी जो रेट है उसमें एक्टिव मास की जगह हम क्या रखेंगे, सनलाइट रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, H2 प्लस Br2 इक्वल टू सनलाइट टू HBr। तो अगर हमारे पास ये रिएक्शन है जिसमें कि सनलाइट का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, सो एज वी नो दैट कि रेट जो है वो केवल सनलाइट पे डिपेंड करेगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ क्या लिख देंगे, K इक्वल टू HNu, बिकॉज यहाँ पर क्या है, सनलाइट है। पहले वाला तो आपको ऑब्वियसली रट्टा मारना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अमोनिया की पावर 0 लिया गया और यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं काम कर रहा है। दूसरे वाले में क्या है, यहाँ सनलाइट है, दैट्स वाई ये डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सनलाइट के ऊपर। तीसरे वाले में भी क्या है, ये डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सनलाइट के ऊपर। एक और एग्जाम्पल यहाँ से अगर हमारे पास CH3COO CH3 है फिर वाटर है, तो CH3COOH प्लस आपको मिलेगा CH3OH।
अब अगर आपसे इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ पूछा जाए तो यहाँ पर भी नोट करिए क्या दिया है, वाटर दिया है। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें आपसे रेट लॉ पूछा गया हो और वाटर दिया गया हो, तो आपको जब रेट लॉ लिखना है तो इसके लिए मैं रेट लॉ कैसे लिख रहा होता, R इज इक्वल टू के CH3 COO CH3 H2O सॉरी CH3 COO CH3 H2O। जब हमारी किसी रिएक्शन में वाटर का इन्वॉल्वमेंट हो तो हम यहाँ पर तो वाटर लिखते हैं, बस यहाँ से हम क्या करेंगे, वाटर को हटा देंगे। सो इस वाले में केवल रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इस टर्म के ऊपर। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें वाटर गिवन हो, आप उसमें रेट लॉ में वाटर को इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें सनलाइट गिवन हो, आपकी रेट केवल सनलाइट के ऊपर डिपेंड करती है। और एक स्पेशल केस अमोनिया, जिसमें रेट जो है वो आपकी क्या रहता है, केवल अमोनिया के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा रेट लॉ क्या होता है, R इज इक्वल टू के A पावर M B पावर N। बट यहाँ जो पावर्स हैं वो हमारी कैसी होनी चाहिए, पावर्स जो है वो हमारी कैसी हो, प्रैक्टिकली फिक्स्ड हो। अगर ये प्रैक्टिकली फिक्स्ड रहेगा तब तो रेट लॉ मिलेगा, अदरवाइज इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोल देंगे, रेट एक्सप्रेशन। In this case, we can say the first one is rate expression. This is the rate law. In this case, this is the rate law. In this case, this is the rate law, and in this case, this is the rate law. So rate law में क्या रहेगा, पावर आपकी हमेशा होनी चाहिए, प्रैक्टिकली फिक्स्ड होनी चाहिए। कुछ रिएक्शंस अमोनिया वाले के लिए अमोनिया की पावर 0 लेना है, आपको 2 नहीं लेना है। इस वाले में सनलाइट गिवन हो तो यहाँ पर एक्टिव मास में सनलाइट लेना है। ईस्टर में वाटर दिया हो तो हमें यहाँ पे वाटर नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या है तो बताएं कैसे लिखेंगे हम रेट लॉ। एनी डाउट टिल नाउ? कुछ रिएक्शंस का रेट लॉ लिखना। ठीक है, ये एक्सप्रेशंस के एग्जांपल्स बता दीजिए। जैसे जो फर्स्ट वाला है इसमें ना, जब मैंने अमोनिया की पावर 2 लगाया है, नाउ यहाँ पे 2 हमारा प्रैक्टिकल फिक्स नहीं है, तो हमने थ्योरेटिकली रिएक्शन को देखा और लगा दिया, तो ये क्या हो गया, रेट एक्सप्रेशन। अगर इसी में मैं वाटर को इंक्लूड कर दूं, जैसे कि ये हो गया H2O, तो ये H2O वाला क्या हो गया हमारा, रेट एक्सप्रेशन। वी कैन ऑल्सो से दैट कि रेट लॉ को अगर मैं गलत तरीके से लिख रहा हूँ तो वो क्या हो गया, हमारा रेट एक्सप्रेशन हो गया, राइट। ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है रिएक्शन देखिए, इनका रेट लॉ बताइए। कोई समस्या यहाँ तक अभी बताएं? नो सर। ठीक है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस निकल रहे हैं, इसलिए टॉपिक को थोड़ा सीरियसली देखिएगा और कायदे से समझिएगा। अगेन फिर मैं वही रिएक्शन लेता हूँ, ये सारी कहानी अभी तक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की। अगर हमारे पास रिएक्शन वही Ma प्लस Nb इक्वल टू Pc प्लस Qd एड ऑन हो, तो R इज इक्वल टू मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे के A पावर M B पावर N। M एंड N अगर हमारा प्रैक्टिकली फिक्स है तो एक्सप्रेशन हमारी रेट लॉ है। नाउ इसी में अगर मैं M प्लस N का सम कर देता हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगेन द लास्ट डेफिनेशन। सबसे पहले रेट लॉ की डेफिनेशन आप यहीं से निकालते हैं। दूसरी डेफिनेशन के की। तीसरी डेफिनेशन अब हमारे पास किसकी आई थी, रेट लॉ एंड रेट एक्सप्रेशन की। नाउ फोर्थ डेफिनेशन हमारे पास यहाँ किसकी आएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दिस सिंगल फॉर्मूला, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब हम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, सम ऑफ पावर। ठीक है, that we say the sum of powers of active mass of reactant, sum of powers of active mass of reactant, ठीक है, in rate law. We can also say that कि जो हम पावर का सम ले रहे हैं, that is sum of the powers in rate law, where the powers must be practically fixed. Then this sum is order of reaction. Order of reaction tells us the actual effect of the active mass of reactant over the rate of reaction. ठीक है, अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करेक्टली पता चल जाए तो हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में रिएक्शन के ऊपर कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि लास्ट वाली रिएक्शन जो हम लोग लिए थे, 2NH3 इक्वल टू N2 प्लस 3S2, तो इसको हमने ये देखा था, बट एक्चुअल में ये क्या था, हमारा रेट एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ मैंने NH3 इक्वल टू 2 लिखा था। प्रैक्टिकली वी फाइंड इट दैट कि ये गलत है और ये सही है। सो अगर मैं NH3 की पावर 0 लगा देता हूँ तो एक्चुअल में क्या मिलेगा अपने को, R इज इक्वल टू के। सो अगर मैंने पावर 0 लगा दिया, दैट मीन्स
द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया किस ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एंड इस जीरो ऑर्डर से क्या फर्क पड़ा, जब मैंने इसका पावर जीरो लगाया तो यहाँ पे अमोनिया हमारा रेट लॉ से डिसअपेयर हो गया। अगर अमोनिया हमारा रेट लॉ में मैटर ही नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स कि अगर मैं अमोनिया की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, whether I increase the concentration of ammonia or I decrease the concentration, ठीक है, मैं चाहे कंसंट्रेशन बढ़ाऊं या घटाऊं, सिंस इसके रेट लॉ में अमोनिया है ही नहीं तो इस केस में अमोनिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी पावर क्या ले लिया, जीरो। रिएक्शन में तो ये कहना तो यहाँ पे बिल्कुल प्रिसाइज सही है कि भाई अगर आपके पास रिएक्टेंट है और आपके इसके कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो इसमें रिएक्टेंट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए। बट जब हम लोग इसको एनालाइज करते हैं देन वी फाइंड आउट दैट कि अगर मैं इस अमोनिया की कंसंट्रेशन को अल्टर करता हूँ तो इसके रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी मैं अमोनिया 10 ग्राम लूँ, चाहे मैं अमोनिया 50 ग्राम लूँ, चाहे मैं अमोनिया 1000 ग्राम लूँ, ठीक है, इसमें रेट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अमोनिया का डिकम्पोजिशन N2 और S2 में होने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम इसको चाहिए होगा, ना तो ये उससे कम लेगा ना ही ये उससे ज्यादा लेगा। सेम एग्जांपल हम लोग जो सेकेंड लिए थे H2 plus Cl2 equal to 2HCl in presence of sunlight, we find it that कि यहाँ पर जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, h ने। नाउ इस रेट लॉ में हमारे पास सनलाइट की पावर 1 है और H2 और Cl2 है नहीं, दैट मीन्स ये रिएक्शन की पावर अगर 1 आई तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1, इसका ऑर्डर क्या होगा तो भाई 0। अगर इसकी पावर 1 आ रही है तो ये ऑर्डर होगी फर्स्ट। अभी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होने से क्या फर्क पड़ा, सिंस इसके रेट लॉ में ना तो हाइड्रोजन है ना ही क्लोरीन है, अगर मैं हाइड्रोजन या क्लोरीन की कंसंट्रेशन के ऊपर कोई भी फर्क डालूं, मैं हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को डबल कर दूं, मैं हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दूं, मैं कुछ भी करूं हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के साथ, इसके रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदर देन अगर मैं इसमें सनलाइट को डबल या ट्रिपल कर दूं तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन उसी रेशियो में बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि सनलाइट के डायरेक्टली रिलेशन में है ये और उसकी पावर 1 है, जबकि H2 और Cl2 के कंसंट्रेशन हमारे रेट लॉ में इंक्लूड हुई नहीं है। सो जब H2 और Cl2 हमारे कंसंट्रेशन रेट लॉ में इंक्रीज हुआ नहीं तो इसके ऊपर कोई फर्क पड़ने का कोई चांस है नहीं। सो रेट लॉ हमें ये भी बता देता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। प्रिसाइज हमें कहाँ से मिलता है, ऑर्डर से मिलता है। अगर रेट लॉ में पावर 0 लगा देते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर पावर 1 रहता है तो रेट उतनी ही टाइम्स इंक्रीज होगी जितने टाइम्स हम इसको चेंज करेंगे इसे, कि अगर मैं सनलाइट की इंटेंसिटी को डबल कर देता हूँ तो डबल पावर 1 कितना रह जाएगा अपने पास, 2 रह जाएगा। अगर यहीं पर इस वाले रेट लॉ की जगह मेरे पास कुछ ऐसे लिखा हो 2HCl इक्वल टू H2 plus Cl2 R is equal to K HCl पावर 2। नाउ सिंस यहाँ पे पावर में 2 लिखा है, सो अगर यहाँ पर मैं HCl की कंसंट्रेशन को डबल कर देता हूँ, ठीक है, सो रेट जो है ना उसी की पावर 2 में चेंज हो जाएगी। अगर मैंने HCl को कंसंट्रेशन को डबल किया है, सिंस इसकी पावर 2 है तो जो रेट है वो भी हमारी पावर 2 में ही चेंज हो जाएगी। HCl को मैंने क्या किया, 2 किया तो 2 पावर 2 कितना मिल जाएगा अपने को, 4। यानी अगर मैं इसको डबल करता हूँ तो रेट हमारी कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 4 टाइम्स। बट अगर यहाँ मैं अमोनिया को डबल कर रहा होता तो 2 पावर 0 अपने को कितना मिलता, 1, यानी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये पावर 0 ये वाला 0 लेना है, ये पावर 2 ये वाला 2 लेना है। सिमिलरली अगर मैं इसमें HCl की कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दूं तो 4 पावर 2 रेट हमारा कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 16 टाइम्स। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। ठीक है, ये हमारे शॉर्टकट मेथड्स भी रहेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। तो हमारे पास जो भी ऑर्डर रहेगा वो क्या होगा, रेट लॉ में जो m और n की वैल्यू है, m प्लस n का अगर मैं सम करता हूं तो अपने को क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टेल्स अस दैट हाउ मेनी टाइम्स द रेट विल बी अफेक्टेड इफ आई अल्टर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। If the reaction is zero order, that means there is no chance or there is no effect on the concentration of no effect on the rate of reaction. If the reaction is first order, then it means it will change in the same ratio as you change the concentration of reactant. And if it is the second order, then it will change in the power of 2 in the terms of the concentration of reactant is getting changed. Right? यहाँ से एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब डेफिनेशन। दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है एज इन योर एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड इस साल का क्वेश्चन,
से अगर हमारे पास a पावर 2 लिखा है एंड b पावर 1 लिखा है, या फिर हमारे पास a पावर 3/2 लिखा है एंड b पावर 1 लिखा है, ठीक है, दो क्वेश्चन है अपने पास। द फर्स्ट वन इज सेइंग दैट a power 2 and b power 1. The second question is saying that r is equal to k, a power 3/2 and b power 1. So जब हमारे पास r is equal to k, a power 2 और b power 1 हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा, तो हमें अगर इन क्वेश्चंस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे? द फॉर्मूला इज सिंपल। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ था पावर का सम कर देना है, वैसे यहाँ आपको क्या करना है, r is equal to k, a power 2 और b power 1 है, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, पावर का सम कर देंगे। यानी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा 2 + 1, डायरेक्टली कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, थर्ड ऑर्डर। ऐसे अगर हमारे पास यहाँ 3/2 है, ये 1 है, तो रिएक्शन हमारी कौन से ऑर्डर की हो जाएगी, 5/2 ऑर्डर की। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, बताएं। नो सर। ठीक है, इस तरीके से हमें कई सारे ऑर्डर की इक्वेशन सेट कर लेते हैं। अगर हमारे पास 0 ऑर्डर है, सो r इज इक्वल टू, हम अगर कभी भी अपने को लिखना पड़े तो हम ऐसे लिख देंगे, r इज इक्वल टू k, r पावर 0 until और अनलेस देयर इज नो अदर कंडीशंस इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है तो हमारा रेट लॉ क्या होगा, r इज इक्वल टू k, r पावर 1। ऐसे ही अगर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर है तो हम r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, k, r पावर 2 until और अनलेस देयर इज नो अदर कंडीशंस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, 0 ऑर्डर का रेट लॉ, ये किसका हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ, ये किसका हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का रेट लॉ। और वी कैन से कि nth ऑर्डर का रेट लॉ हमारा क्या होगा, r पावर n। ठीक है, अगर हमें nth ऑर्डर का रेट लॉ चाहिए हो तो हम r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, k, r पावर n। n क्या होगा, जिस भी ऑर्डर का लिखना है n लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां से यूनिट ऑफ k अगर मुझे चाहिए किसमें, 0 ऑर्डर में, तो इसमें हम मैं k इज इक्वल टू r अपॉन r नॉट लिख सकता हूँ। रेट की यूनिट हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, और r नॉट यानी कंसंट्रेशन का यूनिट तो मोल लीटर इनवर्स रहता है। नाउ एक तो मोल लीटर इनवर्स पावर 0 है, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट आपकी क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट बताइए 0 ऑर्डर रिएक्शन की, तो डायरेक्टली आपको क्या बोल देना है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दिस कि आपसे यहाँ ऐसे भी पूछा जा सकता है, लाइक द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज मोल डीएम क्यूब and the unit of time is minute. Now find the unit of rate constant in 0 order. So if the unit of concentration is mole dm cube, तो हम लोग रेट को क्या लिख देंगे, यहाँ पे पहले हम लोग क्या लिखे थे, मोल लीटर इनवर्स, मोल डीएम क्यूब दे दिया गया तो हम क्या लिख लेंगे, मोल डीएम क्यूब, टाइम की यूनिट सेकंड इनवर्स है, मिनट दे दिया गया तो हम लोग क्या लिख देंगे, मिनट इनवर्स, अपॉन में क्या ले आएंगे, मोल डीएम क्यूब पावर 0। 0 पावर मैटर नहीं करता, तो आंसर डायरेक्टली इतना आ जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है, यानी आपको डायरेक्टली पूछा जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन 0 ऑर्डर, तो डायरेक्ट दे दीजिए। अगर कुछ कंडीशंस बोली गई है तो उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसको आप अपने अकॉर्डिंग एंटर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट थिंग, तो सेकेंड थिंग इज दिस, इन केस ऑफ 0 ऑर्डर वी आर हैविंग द यूनिट ऑफ रेट इज मोल लीटर सेकेंड इनवर्स एंड वी आर आल्सो हैविंग द यूनिट ऑफ के, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सो वी कैन से कि इन 0 ऑर्डर रिएक्शन the rate constant and the rate of reaction have the same unit, right? यहाँ जो k का यूनिट मिला है वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मिला है। सो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आया था आपका, फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन हैव द सेम यूनिट, द आंसर इज डायरेक्टली 0 ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपके पास कभी कभी k का वैल्यू ऐसे दिया हो, दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन अगेन, और आपको यहाँ पे बताना है यूनिट ऑफ रिएक्शन, सॉरी यहाँ पे आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, जब हमारे पास k का वैल्यू दिया है और हमसे ये पूछा जाए कि किस ऑर्डर की रिएक्शन, तो हमें क्या करना है, इसकी यूनिट को मैच करा देना है। हमारे पास है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये मैच करेगा हमारा किसके साथ, 0 ऑर्डर रिएक्शन के साथ, यानी जिस रिएक्शन के लिए k की वैल्यू दी गई है वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, अपनी 0 ऑर्डर रिएक्शन।
फ्रॉम यूनिट। ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू है तो बताएं अभी। नो सर। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ऐसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का निकालते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और आर का यूनिट क्या रहेगा, मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर कैंसिल। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो के का यूनिट आएगा वो क्या रहेगा, सेकेंड इनवर्स। ऐसे अगर हम लोग सेकेंड ऑर्डर में चलते हैं तो के इक्वल टू क्या मिलेगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स रेट का, सॉरी, आर अपॉन आर पावर 2, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और अपॉन में क्या रहेगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स पावर 2। जब आप पावर 2 लगाएंगे तो वन टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, एंड द सेकेंड टाइम वी विल हैव मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या रहेगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का यूनिट क्या रहेगा, सेकेंड इनवर्स, एंड सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या रहेगा, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। वैसे तो ये यूनिट आप डायरेक्टली याद रखिए, बट अल्टरनेटिवली आप इनका कैलकुलेशन भी याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में इनसे आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस यूनिट को चेंज करके पूछा जा सकता है। एक इसका शॉर्टकट भी है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। समवेयर इफ वी हैव टू फाइंड द यूनिट ऑफ के, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जो भी यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन आपको एग्जाम में गिवन हो वो ले लीजिए, पावर में -1 ले लीजिए, एंड यूनिट ऑफ टाइम इनवर्स कर दीजिए। ठीक है, से अगर हमारी कंसंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स मोल लीटर दिया गया है तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की जगह मैं मोल लीटर लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर दिया गया है तो मैं एन की जगह 1 लिख देता हूँ, और यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड दिया गया है तो मैं टाइम की जगह 1 लिख देता हूँ। ठीक है, सो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर मानूं यानी n इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मोल लीटर इनवर्स 1 - 1 और दिस, और यूनिट ऑफ टाइम मैंने क्या ले लिया, सेकेंड इनवर्स। तो 1 - 1 जीरो हो जाएगा, अपने को क्या मिलेगा, सेकेंड इनवर्स। तो शॉर्टकट से भी हम यूनिट निकाल सकते हैं, बट यू अप्लाई शॉर्टकट ओनली इन द केस ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप शॉर्टकट यूज मत करिएगा। यहाँ तो कोई समस्या है तो बताएं आप अभी। नो सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है मैं आपको उनका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, और बाकी जो वर्क पेंडिंग है आपको आप उससे कंप्लीट करिए। ओके, थैंक्स फॉर जॉइनिंग बेटा। थैंक यू सर।